और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पुंछ से मिल रही अहम खबर के साथ, जहां सेना को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेना की सरला बटालियन ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद और अन्य सामान बरामद किया है। सेना द्वारा एलओसी के अग्रिम क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। इसमें AK-47 राइफल, जिंदा कारतूस, बैग, पाउच, स्मार्टफोन, पावर बैंक, सोलर चार्जर, कपड़े, प्राथमिक चिकित्सा किट, दवाइयां और खाने का सामान शामिल है। इस बरामदगी से साफ पता चलता है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की पूरी कोशिश कर रहा है। निर्यात किए गए सामानों में पाकिस्तानी कंपनियों के ब्रांड हैं। पाकिस्तान लगातार आतंकियों को सहारा देने में लगा हुआ है। वो ड्रोन के जरिए सीमा पार कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में ड्रग्स और हथियार पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। सेना ने सीमा और अंदरूनी इलाकों में कड़ी चौकसी और खुफिया ग्रिड स्थापित कर रखा है, जिससे पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को नाकाम किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में महिलाओं और बच्चों को हथियारों और ड्रग्स के सप्लाई के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर में आतंकियों पर बढ़ते दबाव के चलते ISI ये रणनीति अपना रहा है। सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ और जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद ने कहा है कि पाकिस्तान इस मंसूबे में इसलिए भी कामयाब नहीं होगा क्योंकि सुरक्षा बल पाकिस्तान के किसी भी नापाक इरादे को नाकाम करने में सक्षम है। जम्मू कश्मीर में जब जब भी हालात ठीक हो जाते हैं, पाकिस्तान और उसकी एजेंसी ISI अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करती है। अभी एक ये ऐसी इतलात मिली है कि पाकिस्तान की ISI अब ये कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को आगे बढ़ाने के लिए वो कम से बच्चों और महिलाओं का इस्तेमाल कर सकती है। ये कितना बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और इससे कैसे निपटा जा सकता है, इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा चैलेंज है ये, जिस तरह से ये स्ट्रेटजी चेंज की जाती है पाकिस्तान की तरफ से। देखिए, ऐसा है कि जनरली लेडीज़ जो स्त्रियां हैं, औरतें हैं और बच्चे हैं, उन पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस जनरली शक कम करती हैं। तो पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, रोग स्टेट मैं कहूँगा उसको, वो हर वक्त कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रेटेजी को बदलती रहती है, क्योंकि उनको अपने सर्वाइवल के लिए टेररिज्म की इंडस्ट्री चलनी चाहिए, वरना पाकिस्तान में लोग उनकी वर्दियां फाड़ देंगे, उनको जूते से मारेंगे। और आप देखिए, उनके जो अशराफिया क्लास है, बड़े बड़े जनरल्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जजेस हैं, आपने हाल ही में वो सारे फॉरेन में रहते हैं, चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो। आप देखिए, अभी आप एक वीडियो वायरल हुआ है तो 3-4 दिन से उनके जो पहले आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उनको पेरिस में घूमते हुए किस तरह से एक अफगानिस्तान का जवान ने गाली गलोच किया। तो आप अभी रिटायर हुए, अब आपने अरबों रुपया कमाया, अब आप पेरिस में घूमोगे, आप पैसा कैसे खर्च करोगे? और ये इंडस्ट्री चलाने के लिए जनरलों को अमीर होना है। वहाँ वो आर्मी हाउसिंग स्कीमें चलाते हैं, पूरी दुनिया का इंडस्ट्री चलाते, तो फौज अमीर है, देश गरीब है, वहाँ पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला। तो ऐसे हालात में जो उनकी डीप स्टेट है, जिसमें फौज और ISI का एक मिला जुला, जिसको हम बोलते हैं डीप स्टेट, वो भाई लोग उनको बोलते हैं, वो ये जम्मू कश्मीर का खेल चलाए रखना चाहते हैं। और इसमें वो यहाँ की जो स्त्रियां हैं, जहाँ के जो बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। और इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, 2016 में जब मैं DGP था, तब पहली बार मैंने देखा कि किस तरह से माँ बाप परेशान होकर मेरे पास आते थे बताने के लिए कि हमारे बच्चों को सोशल मीडिया में फ्रेंड्स इनवाइट भेजते थे सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, और किस तरह से बच्चों को, क्योंकि बच्चे आजकल उसमें लगे रहते हैं नेट पे, तो उनको इनवाइट भेजते हैं, फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता
बातचीत में लगाते हैं, पहले अच्छी अच्छी बातें करते हैं और फिर उनको रेडिकलाइज करते हैं। तो ये भी उसी का एक मैं समझूंगा, ये नई जो 16 में इन्होंने किया था, फिर इन्होंने स्ट्रेटेजी बदली। उसके बाद जब देखा कि ऑपरेशन ऑल आउट में इनके हज़ारों काडर मारे गए तो इन्होंने स्ट्रेटेजी बदल दी, वो जो हाइब्रिड टेररिज्म था। अब इन्होंने इसको ये वाला शुरू कर दिया खेल, क्योंकि इनको किसी न किसी तरीके से ये इंडस्ट्री चलानी है। तो जैसे आपने कहा कि पहले भी ये देखा गया कि फीमेल्स को यूज़ किया जाता था। हमने कई बार देखा कि आईईडीज़ या आर्म्स एंड एम्यूनिशन अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो फीमेल्स को यूज़ किया जाता है, लेकिन तब भी वो स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं हो पाई। कितने आप आश्वस्त हैं कि अब भी जिस तरह का षड्यंत्र आईएसआई की तरफ से हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, उसको फेल किया जा सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से? बदनीयत कभी कामयाब नहीं होती, ये मेरा जिंदगी का तजर्बा है। और ये जो डीप स्टेट है इसकी बदनीयत है। आपने 47 में एक धर्म पर एक मुल्क बनाया, आज उस मुल्क की क्या हालत है? तो जब आपकी बदनीयत हो, जब आपकी ये नीयत ना हो कि मैं अपने लोगों को गुर्बत से निकालना है, अपने लोगों को अच्छी ज़िंदगी देनी है, मैंने अपने लोगों को अच्छा इंसान बनाना है, वो आपकी नीयत नहीं है। आप इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाकर दुनिया का बर्बादी करना चाहते हैं। तो बदनीयत का नतीजा आपके सामने है। आज पाकिस्तान 75 साल के बाद देख लीजिए कहाँ है और भारत कहाँ है। तो ये थे एसपी वैद, जिनका ये साफ कहना है कि पाकिस्तान की जो बदलती हुई स्ट्रैटेजी है उसको काउंटर करने के लिए हमेशा से सिक्योरिटी फोर्सेस तत्पर रहे हैं। साथ ही वो जम्मू कश्मीर के खासतौर पर कश्मीर वैली के पेरेंट्स से भी, वहाँ के लोगों से अपील करते हैं कि वो पाकिस्तान के इस झांसे में ना आए। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ। अमरनाथ यात्रा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भी पूरे तरीके से तैयार है। सीआरपीएफ का स्पेशल डॉग स्क्वाड पूरे तरीके से तैयार है। सीआरपीएफ 137वीं बटालियन के कमांडेंट रमेश कुमार ने कहा है कि डॉग स्क्वाड सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि संदिग्ध सामग्री की पहचान करने के लिए डॉग स्क्वाड अहम रोल अदा करता है। डॉग सारे ट्रेंड है और अलग अलग कंपनियों के साथ अलग अलग जगह पर तैनात रहते हैं। कार्य जो है उसी मुस्तैदी के साथ में करते हैं जैसे जवान करते हैं। हमारे लिए एडेड एडवांटेज ये होता है कि डॉग के रहने से कोई संदिग्ध वस्तु हो या कोई संदिग्ध सामग्री हो या कोई संदिग्ध आदमी कहीं पर जा रहा हो तो उसको पकड़ने में, आइडेंटिफाई करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये सारे हमारे जो डॉग्स हैं यहाँ पर जो तैनात हैं और तैनात रहेंगे वो बहुत ही अच्छे प्रकार से ट्रेंड है और अपनी भूमिका निभाते हैं। और कई बार जो आपने देखा है यहाँ पर कई प्रकार के वस्तुओं को ही पकड़े हैं, कई प्रकार के लोगों को ही पकड़ने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग को अब यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। कैफेटेरिया मोड़ के पास भारी भूस्खलन के कारण यातायात को फिलहाल बंद कर दिया गया था। डीसी रामबन के मुताबिक अभी ट्रैफिक धीरे धीरे चल रहा है। भूस्खलन की वजह से निर्माणाधीन टनल को काफी नुकसान पहुंचा है। इस टनल का फेज अब भारी मलबा और पत्थरों की चपेट में आ गया है। हालांकि किसी तरह का कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये मलबा नीचे गिरा है ये कहीं ना कहीं इस टनल के काम को जरूर प्रभावित करेगा, टनल के इस विकास को जरूर प्रभावित करेगा। और कैफेटेरिया मोड़ के पास जिस तरीके से ये भूस्खलन हुआ है उसके बाद यातायात को अब खोल दिया गया है। हालांकि ट्रैफिक बहुत धीरे चल रहा है, ट्रैफिक की मूवमेंट बहुत स्लो है, लेकिन यातायात के लिए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को अब खोल दिया गया है। खबर राजौरी से है, जहां आज दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह हादसा जिले के समोट बुढ़ाल इलाके के तुगई पुल के पास हुआ है। एक ऑल्टो कार खाई में जा गिरी। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। हादसे में 3 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को जेएमसी राजौरी रेफर किया गया है। वहीं इस बीच किश्तवाड़ जिले में भी एक सड़क हादसा पेश आया है। इस सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हादसे में एक अन्य व्यक्ति जख्मी हुआ है। संतन किश्तवाड़ में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा नेशनल हाईवे 244 पर हुआ। बताया जा रहा है कि ऑल्टो कार अनंतनाग से किश्तवाड़ जा रही थी। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस, स्थानीय लोगों और सेना ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। बताया जाता है कि कार 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। मृतक की पहचान लतीफ अहमद मलिक के रूप में हुई है। घायल व्यक्ति की पहचान आमिर इलियास वानी के रूप
रूप में भी हुई है। दोनों अनंतनाग जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उधमपुर से खबर, जहां श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के अधीन हुए रेलवे के निर्माण कार्य के चलते पानी के स्रोत खत्म होने के बाद लोग रेलवे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बक्कल गांव के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कई सालों से पीने के पानी को लेकर लोग तरस रहे हैं, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। वहीं स्थानीय लोग आज रेलवे सुरंग के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अभी श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में हुए हादसे के पुराने जख्म भरे नहीं थे और अब फिर से उन्हीं जख्मों को ताजा किया जा रहा है। एक बार फिर से माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर भारी भरकम भीड़ देखी जा रही है। भीड़ नियंत्रण होने का नाम नहीं ले रही है और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन लगातार दावे करता रहा है कि उस हादसे के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हमने काफी ज्यादा यंत्र अपनाए हुए हैं। सीसीटीवी की मदद भी ली जा रही है। वहीं RFID कार्ड लगाने का भी यही मतलब था कि एक जगह पर भीड़ इकट्ठा ना होने दी जाए, लेकिन भवन में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखी जा रही है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो हादसा बीते वर्षों में हुआ था वो हादसा एक बार फिर से यहां पर होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। चलिए ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है और 31 अगस्त तक चलेगी। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने हर साल की तरह तीर्थ यात्रियों के लिए एक स्वास्थ्य सलाह जारी की है। अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की यात्रा में 14,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैकिंग शामिल है। पेश है जम्मू संवाददाता समीर भट्ट की एक खास रिपोर्ट। सभी की निगाहें इस साल 1 जुलाई से शुरू हो रही वार्षिक अमरनाथ जी यात्रा पर टिकी हैं। 62 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में देश के विभिन्न हिस्सों से रिकॉर्ड संख्या में यात्रियों के आने की उम्मीद है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस बीच श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड अमरनाथ यात्रा के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण ने उन खाद्य पदार्थों को मेनू से प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है जो तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। श्रद्धालु जलेबी जैसी तली भुनी फास्ट फूड सामग्री और मिठाई नहीं खा सकेंगे। प्रतिबंध 1 जुलाई से लागू होने की संभावना है। यात्रियों के लिए अनुमत मेनू और प्रतिबंधित मेनू दोनों पर एक नजर डालते हैं। अनुमत मेनू में है अनाज, दालें, हरी सब्जियां, आलू, साग, सोया चंक्स, बेसन की सब्जी, सादी दाल, हरा सलाद, फल और स्प्राउट्स, प्लेन राइस, जीरा राइस, खिचड़ी और न्यूट्रेला चावल, रोटी, दाल रोटी, मिस्सी रोटी, मक्की की रोटी, बिना तेल या मक्खन के तंदूरी रोटी, ब्रेड, कुलचा, डबल रोटी, रस्क, चॉकलेट, बिस्कुट, भुना चना और गुड़, सांबर, इडली, उत्तपम, पोहा, सब्जी, सैंडविच, क्रीम, मक्खन, पनीर के बगैर ब्रेड जैम, कश्मीरी नान और उबले हुए पकौड़े, हर्बल चाय, कॉफी, लो फैट कर्ड, शरबत, नींबू स्क्वैश, पानी, लो फैट दूध, फलों का रस, सब्जियों का सूप, मिनरल वाटर, ग्लूकोज मानक पैकेट रूप में, खीर, चावल या साबुदाना, सफेद ओट्स, दलिया, अंजीर, किशमिश, खुबानी, अन्य सूखे मेवे सिर्फ भुने या कच्चे, लो फैट, दूध सेवई, शहद, उबली हुई मिठाई, भुना हुआ पापड़, खाखरा, तिल का लड्डू, ढोकला, चिक्की, रेवड़ी, फुलियां, मखाने, मुरमुरा, सूखा पेठा, आंवला मुरब्बा, फल मुरब्बा और हरा नारियल। अब एक नजर प्रतिबंधित मेनू पर। सभी मांसाहारी भोजन, शराब, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, धूम्रपान और अन्य नशीले पदार्थ, हैवी पुलाव या तला हुआ चावल, सभी मांसाहारी भोजन, शराब, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, धूम्रपान और अन्य नशीले पदार्थ, भारी पुलाव या फ्राइड राइस, पूरी,
पिज्जा, बर्गर, भरवा, पराठा, डोसा और फ्राइड रोटी, मक्खन के साथ ब्रेड, क्रीम आधारित खाद्य पदार्थ, अचार, चटनी, तले हुए पापड़, चाउमीन और अन्य सभी तले हुए फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक और कराह, हलवा, जलेबी, गुलाब जामुन, लड्डू, खोया बर्फी, रसगुल्ला और अन्य सभी हलवाई आइटम, चिप्स, कुरकुरे, मट्ठी, नमकीन, मिक्सचर पकौड़ा, समोसा, तले हुए सूखे मेवे और अन्य सभी फ्राइड आइटम्स। आप लंगर वाले जितने भी हैं अपने लंगर के बाहर कैमरे लगाएं, सीसीटीवी कैमरे लगाएं, और उसके बाद ये चना भटूरा, जलेबी, मतलब कि तली हुई कोई चीज़ भी जो है, जैसे डोसा हो गया, नूडल्स हो गए, ये चीज़ें आप नहीं देंगे, ताकि इनसे जो हमारे बाहर से श्रद्धालु आते हैं, जो यात्रु आते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। यहाँ से जब वो श्रीनगर को जाते हैं, श्रीनगर से वो जब आगे चढ़ाई शुरू कर देते हैं बाबा अमरनाथ जी की, तो वहाँ इनको सांस फूलती है, उसके कारण ये इन्होंने बंद किया था। इस बीच विभिन्न सरकारी एजेंसियां जैसे पर्यटन विभाग, जेएमसी आदि भी सरकार के निर्देश और स्वास्थ्य सलाहकार के सभी बिंदुओं को लागू करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके लिए जो सरकार ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि एक एडवाइजरी जारी की है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ लंगर वाले लगाएं, कौन सी चीज़ें जो हैं वो लोग बाहर से जो आते हैं उनके हेल्थ के लिए ठीक रहेंगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब ये लोग आते हैं तो वहाँ 14,000 फीट की हाइट पे जो है वो हाई एल्टीट्यूड पे वहाँ जाते हैं। उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को वहाँ के क्लाइमेट का पता नहीं होता, देश के पूरे कोने कोने से लोग आते हैं, उन्होंने कभी उस मौसम में उनको कोई सूट करता है, किसी को नहीं करता, तो उसके लिए कैसे जो लंगर लगते हैं वो भी बहुत सारे जम्मू के बाहर से लोग आके लंगर लगाते हैं। तो इस हाई एल्टीट्यूड में, इस मौसम में जो बाहर से लोग आते हैं उनको कौन सी चीज़ें सूट करती हैं, उस चीज़ का भी ध्यान रखना एक कदम प्रशासन ने आगे बढ़ाया है। बोर्ड ने उच्च ऊंचाई की बीमारी के बारे में चिंता व्यक्त की है, जो गंभीर और घातक भी हो सकती है। अगर तुरंत इलाज न किया जाए, उच्च ऊंचाई की बीमारी के लक्षणों में मतली, उल्टी, थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सोने में कठिनाई, विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्लैडर डिस्फंक्शन, बॉवल डिस्फंक्शन और भूख न लगना शामिल है। हृदय गति में वृद्धि, चेतना का धीरे धीरे नुकसान, उनिंदापन, सीने में जकड़न, परिपूर्णता, भीड़, तेजी से सांस लेना और शरीर के एक तरफ पक्षाघात भी संभव है। इसलिए ये स्वास्थ्य परामर्श जारी किया गया है और आशा है कि तीर्थ यात्रा पर आने वाले सभी यात्री स्वास्थ्य परामर्श के सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से हज यात्रियों की रवानगी जारी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विभिन्न हिस्सों से हज यात्रियों को भेजा जा रहा है। हज यात्रियों के लिए हज हाउस श्रीनगर में सभी जरूरी इंतजामात किए गए हैं। बात एक और अहम खबर की। दिल्ली के मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के पास स्थित ज्ञान बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस और दमकल कर्मियों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है। आग एक कोचिंग सेंटर में लगी थी। छात्रों ने रस्सियों के सहारे कूदकर अपनी जान बचाई। इस प्रयास में 4 छात्रों के घायल होने की भी खबर है। हालांकि चोट गंभीर नहीं है। कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की, जहां भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवात बिपरजॉय आज शाम को जखाऊ बंदरगाह के पास पहुंचेगा। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दस्तक से पहले राज्य प्रशासन ने तट के पास रहने वाले 74,000 से अधिक लोगों को एहतियात के तौर पर स्थानांतरित कर दिया है और बचाव एवं राहत उपायों के लिए आपदा प्रबंधन इकाइयों को तैनात किया गया है। कहते हैं कि जब प्रकृति चक्रवाती दिखाती है तो किसी की नहीं चलती है। ये बात एक बार फिर से सच साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मैंने तो आज तक अपने रिपोर्टिंग के करियर में ऐसा अनुभव नहीं किया है। खड़े होना मुश्किल है, बोलना मुश्किल है। ये लहरें, ये समुद्र है। हम भी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, इसलिए हमने पर्याप्त दूरी बनाई हुई है। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक तस्वीरें
पहुंचा रहे हैं और ये वाकई डराने वाला अनुभव है। जिस तरीके से तूफान बिपरजॉय आगे बढ़ रहा है, क्योंकि दूरी अब इसकी 150 किलोमीटर से भी कम की रह गई है, उतनी ही तेजी से यहाँ पर अब खतरा बना हुआ है। हालांकि जो तमाम एजेंसीज हैं वो डिप्लॉय की गई है, क्योंकि इतिहास में अभी तक जितने भी चक्रवात आए हैं उसके बाद हमने देखा है कि वहाँ पर पेड़ों को नुकसान होता है, फसल को नुकसान होता है, जो कच्चे घर हैं वो गिर जाते हैं, छतें उड़ जाती हैं। इसके अलावा लोगों के घरों में पानी भर जाता है, बिजली के खंभे गिर जाते हैं, टेलीफोन टावर्स को नुकसान पहुंचता है। तो ऐसा तमाम जो इतिहास में अनुभव से देखते हुए, और अभी जो है टेक्नोलॉजी वो काफी ज्यादा आगे है, सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें सामने आ जाती है, कितनी दूरी पर चक्रवात है वो हम देख लेते हैं, वो भाप लिया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर तैयारी पूरी की गई है, चाहे हम राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें। पीएम मोदी भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये किस तरीके से जो लहरें हैं इनकी ऊंचाई काफी ज्यादा है। ये मंदिर के प्रांगण तक पहुंचते हुए, ये इधर गायत्री शक्तिपीठ है, ये जो पूरा इलाका है, क्योंकि ये मंदिरों की नगरी है। साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर डिफेंस में सभी हाई अलर्ट और हाई अलर्ट मोड पर हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और हर एक तरीके की सिचुएशन निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस समय न्यूज 18 टीम MRCC के कंट्रोल रूम में मौजूद है, जहां पर साइक्लोन बिपरजॉय को 24 घंटे मॉनिटर किया जा रहा है और उसके ऊपर नजर रखी जा रही है कि उसका डायरेक्शन किस तरफ जाने वाला है, कितनी कहां पे लैंड करेगा, कितनी तबाही मचा सकता है। इसको लेकर कोस्ट गार्ड पूरी तरीके से तैयार है। तो इस तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड लगातार मॉनिटर कर रही है कि साइक्लोन बिपरजॉय जो शुरू हुआ था उसको लेकर इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था और कुछ उन्होंने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए हैं, कुछ लोगों को बचाया भी था। जब तक ये साइक्लोन पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो जाता है, तब तक इंडियन कोस्ट गार्ड इस साइक्लोन को इसी तरीके से 24 घंटे मॉनिटर करता रहेगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।